अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से आज एक अहम टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं और मेरे साथ मोहतरम जनाब अलहाज लायक अली साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर तरीन लीडरों में आपका शुमार होता है और आप मस्जिद गौसिया गुलशन मुग़ल नगर रिंग रोड के सदर भी हैं और कई एक तंजीमों के भी आप सदर हैं, जिसमें समाज रहबर कमेटी भी एक शामिल है जिसके आप सदर है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बरसरे कार है। आज हम एक अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो एक बर्निंग इशू चल रहा है, जो निज़ामाबाद के एमपी ने उठाया है कि निज़ामाबाद का नाम बदलना चाहिए और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए निज़ाम सरकार जिनको कहा जाता है उनके उनके ताल्लुक़ से भी कुछ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इसी सिलसिले में आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व जैसा कि खैरियत है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है साहब। अल्लाह आपको तरक्की दे। दुआ के साथ शुरू करता हूँ, बोलिए। नहीं, जैसा कि एक बर्निंग इशू तेलंगाना में चल रहा कि निज़ामाबाद के बीजेपी के जो एमपी है उन्होंने निज़ामाबाद का नाम बदलने के लिए कहा है और निज़ाम सरकार के बारे में भी नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, अरकान असम्बली को, यानी बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को एक रुझान बन गया है कि मुसलमानों को गाली देने से हमको हिंदू के वोट ज़्यादा मिलेंगे, मुसलमानों के हुक्मरानों को बुरा बोलने से मुल्क में हमारी इज्जत बढ़ेगी और पार्टी में हमको कोई बड़ा ओहदा मिलेगा। चुनाचे भारतीय जनता पार्टी के जो भी मेन अहम लीडर है, जिसमें दो तो मशहूर ही है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब, इन खुद रिवायत डाले हैं कि जो बड़े से बड़ा गलत से गलत काम कर दे, किसी मज़हब को, किसी इस्लाम को, किसी पार्टी को जितने इल्ज़ामात लगाते लगाएं और फिर वो हमारे पास आ जाएं, हम उनको ओहदों से नवाजेंगे, उनको दौलत से नवाजेंगे, एक रिवाज पैदा कर दिए हैं ये। चुनाचे उसकी छोटी सी मैं मिसाल देते अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि जो मैं वो अरविंद नामी जो एमपी है निज़ामाबाद के, जानता हूँ मैं उनको, उनके बाप को जानता हूँ, डी श्रीनिवास, जो कांग्रेस के सदर भी रह चुके, एमपी रह चुके, एमएलए रह चुके, वजीर रह चुके, उनका खानदान पूरा कांग्रेस रह चुका, सेकुलर रह चुका। लेकिन ये बदखुमाश, मैं इसके बारे में तो अभी बाद में बोलूँगा, मैं एक मिसाल ये दे रहा हूँ, जो नवाजे जा रहे हैं। अब जितने इस वक्त बीजेपी में कई चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बने हुए हैं, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आसाम है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, जहाँ जहाँ भी देखो इनका अगर माजी का रिकॉर्ड देखेंगे मिनिस्टरों का, चीफ मिनिस्टरों का, तो सब पूरे मैंने क्या बोलना चाहिए, बदकार, मतलब है कि बदउनवानियों में मुलविस रहे हैं, रिश्वत में मुलविस रहे हैं। इनका किरदार सेकुलर किरदार नहीं रहा है। लड़ाई झगड़े, कई कत्लों के मुकदमे, इक़दाम कत्ल के मुकदमे, लूट मार, रेप करने वाले, ऐसे कई लोग मिनिस्टर से एमएलए बने हुए थे। रुझान क्या बन गया, हमारे को अच्छाई से नहीं बल्कि हम जो भी कुछ करें वो सब धुल जाता और वहां जाके हमारे को ओहदे मिल जाते, एक रुझान बन गया। यही रुझान की कड़ी को पेश नजर रखते हुए अरविंद वक्तन फक्तन बयान देते रहता। छोटी सी एक और एक मिसाल दूंगा, एक कपिल शर्मा बोल के एक लीडर था दिल्ली का, था नहीं अब है उन्हें। कपिल शर्मा दिल्ली के जो फिसादात हुए, जिसकी बुनियाद पे ये जो अभी खालिद उमर खालिद और 5 लोग गिरफ्तार हुए और कई लोग गिरफ्तार हुए, 50 लोगों का कत्लेआम हुआ दिल्ली में, कई हंगामा चला, बहुत सारी चीजें अरविंद केजरीवाल की हुकूमत थी जब, तो कपिल शर्मा उन फिसादों का जिम्मेदार है, खड़े रह के वार्निंग दिया था 2-3 दिन में अगर नहीं होगा तो डीसीपी के साथ खड़े रह के बयान दिया था, सारी दुनिया देखी, सारा हिंदुस्तान देखा। मैं अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले भी सुना, अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, चूंकि तैयारी करना था मेरे को आपके इंटरव्यू के लिए, आप चूंकि बोल दिए थे कि भाई मैं आज आ रहा हूँ, तो मैं सोचा था कि मैं जो भी बात करता हूँ हक़ाइक़ की बुनियाद पे, तारीखी पस मंज़र में जो भी अपनी बात बोलता हूँ, तहक़ीक़ करके सच्चाई की मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। आए बाएं शाएं बातें करना मेरे को आता नहीं, क्योंकि मैं 50 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, 1974 से मेरा रिकॉर्ड है। तो ये मैं अभी सुन रहा था असेंबली की रोदात, एक साहब मेरे पास भेजे वो डिटेल, ये कपिल शर्मा तखीर करके असेंबली में बोल रहा था, जिस वक्त पे बीजेपी के सिर्फ 3 एमपी थे, वो टाइम पे सभी मौजूद है वहां पे असेंबली में, वहां का डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर तो रहता ही रहता है, एमएलए 3 थे उनके, 3 बीजेपी के थे सब वो टाइम पे। हो 67 जीत के आए थे, वो तारीखी रिकॉर्ड बनाया था। आपके कौन था, अरविंद केजरीवाल, ऐसे एक रिकॉर्ड बना था। तो
वो तकरीर करके ये बोल रहा था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी किसी लड़की को लेके 2 दिन रहे, किसी लड़की को जाने नहीं दिए, और जिस मीटिंग में बैठते थे कोई अगर फला लड़की आ गई तो मैं जा रहा हूँ बोल के बाहर चल जाके, दो मेरे पास कोई डिस्टर्ब नहीं करना, मैं लड़की से बात कर रहे थे बोल के ऐसा बोल के जाते थे। उनकी क्या की रिकॉर्डिंग पेश कर रहा, असेंबली में पेश कर रहा हूँ नहीं, यानी गोया बोलने का मतलब ये कि जिस अजीम लीडर पे की नाम ले लेकर बातें कर करके, अजीम है या नहीं है वो अल्लाह को मालूम, मगर उनका बात कर करके बीजेपी के लोग जी रहे हैं, उनको बुरा भला बोला था नहीं। अब वो सही बोला गलत बोला उस बारे में मैं नहीं जाता, वो तो हुकूमत का काम है, पुलिस का काम है, जो भी एजेंसियां हैं बड़ी ईमानदारी से धावे मार मार के काम करती हैं, उनका काम है वो हकीकत मालूम करना। तो असेंबली में तकरीर है वो तो ऑन रिकॉर्ड है, जो नरेंद्र मोदी पे इतनी गलत तरीके से शायद ही कोई इल्जाम लगाया होगा। लेकिन आज वो कपिल शर्मा वो पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, तो आप मिनिस्टर है, मैं समझता हूँ वजीर कानून कुछ है, मिनिस्टर बिल्कुल, वो भी इतनी अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो अब ये अरविंद को भी ऐसी कुछ अंदर से चूल उठ रही या ख्वाहिश उठ रही नहीं मालूम, तो ख्वाब अधूरा होगा। तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसी बात शुरू कर दिया, मैं अपने नाजरीन को कुछ बोल नहीं सका। सारी मिलत इस्लामिया को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, लायक अली का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे हिंदू भाइयों को नमस्कार, सरदार जी भाइयों को, बहनों को, सबको सत श्री अकाल, और क्रिश्चियन भाई बहन सब सारों को गुड नाइट। टाइम बहुत हो गया, गुड नाइट। दरअसल मैं ये जो बयान दे रहा हूँ, आप चूंकि मेरे से मुतालिक मुख्तलिफ अपना मेरा जो तारुफ करवाए उसमें मेरा जिक्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जोड़े, बिल्कुल सही है, मेरी जिस्म के एक एक बूंद बूंद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, लेकिन थोड़े से बाकायद को एक पेश करने का, मेरा बात करने का कुछ तरीक़ेकार अंदाज अलग है। तो उस लिहाज से मैं कोई जिम्मेदारी लेके जमात के ऊपर जिम्मेदारी डाल के बात करना नहीं चाहता। इस लिहाज से मैं चूँकि 50 साल हो गए मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हुए सारी रियासती सियासत, अपने मुल्क की सियासत, बैनुल अक़वामी सियासत, सब पे नज़र रखता हूँ, देखता हूँ, अच्छी बुरी बातों तक लोगों तक पहुँचाना, कुछ सोशल वर्क करना, लोगों की मदद करना, काम करना मेरा शेवा रहा है। मैं कभी भी मज़हब की बुनियाद पे और किसी भी गरीब अमीर की बुनियाद पे नहीं, बल्कि एक इंसानियत को बुनियाद बनाकर कभी भी काम करता रहा। तो इस लिहाज से मैं मेरा ये जो बयान दे रहा हूँ मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर की हैसियत से नहीं दे रहा हूँ, बल्कि समाज रहबर कमेटी जो मैं भी समझता हूँ वो भी करीबन 45 साल से हम उसके सदर हैं। जब भी बनाई गई थी, जब सालार मिल्लत भी कोई मालूम है कमेटी बनाई गई थी, मैं उसका सदर बना, अभी तक वही सदर हूँ। तो ये जो मैं बयान दे रहा हूँ एज एक समाजी लीडर के समाज रहबर कमेटी तेलंगाना आंध्र प्रदेश की तरफ से मैं ये बयान दे रहा हूँ, इसका जमात से सियासी ताल्लुक नहीं है। तो मैं अब आप ये जो बयान मैं भी सुना, वो अरविंद कुछ नाम है उनका, डी अरविंद शायद, क्योंकि डी श्रीनिवास है उनके बाप का नाम। एमपी हमारे जो आसिफ जाही दौर के 7वें हुक्मरान नवाब मीर उस्मान अली खान, जिनकी हुकूमत आखिरी हुकूमत रही हमारे हैदराबाद दक्कन पर, उनसे मुतालिक बड़े नाजिब अल्फाज इस्तेमाल किया है, बहुत नाजिब अल्फाज। अगर देखा जाए तो उनकी तारीफ और तहसीन करने के लिए भी अल्फाज कम पड़ जाएंगे। अगर उनकी सही तारीख को अगर जानेंगे, जो हमारे लाखों हिंदू भाई भी, करोड़ों हिंदू भाई भी जानते हैं वो तारीख को, इसीलिए कोई हिंदू उनको बुरा नहीं बोलता। बिल्कुल। तो ये जो है, ये जो अरविंद जो बयान दिया, असल में क्या है, ये बिन आरी का लट्ठू है। एक आरी बोले तो जिसके ऊपर लट्ठू फिरता ना, वो आरी रहती है, आरी निकाल लिया तो लट्ठू की अहमियत नहीं रहती। तो इन्हें ऐसा लट्ठू है जिसकी आरी नहीं है, तो मैं निजामाबाद वालों को, सभी लोगों को बोलूंगा इसको आज से जो है ना बिन आरी का लट्ठू बोल के पुकारो, क्योंकि इसको हासिल कुछ भी नहीं होगा। इन्हें ऐसे वक्त में ऐसी बातें बोलना शुरू कर दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के ताल्लुक से हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में एक मुखालिफत की लहर चल रही है। क्यों कि फिरका परस्ती का जो ये लोग जहर घोल रहे हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं कि हमारे मुल्क भारत में 140-142 करोड़ जो आबादी है, उसमें अगर हम मुसलमानों की आबादी, अक़लियतों की आबादी अगर 30 करोड़ निकाल भी जाए तो 110 करोड़ में ये फिरका परस्त 2 करोड़ नहीं है, सारे सेकुलर लोग हैं, एक से काबिल तरीन इंसानियत परस्त लोग हैं।
आप जितने यूट्यूबर चल रहे हैं, यूट्यूबर में 90% उनके पैनलिस्ट देखो, यूट्यूब चलाने वाले चैनलों के मालिकों को देखो, उनके एडिटर्स को देखो, पूरे सेकुलर है। ये लोग आज ढाल बन के हिंदुस्तान में निचली सतह से सेकुलरिज्म को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाला दौर मेरे को ऐसा दिखता है कि लोग समझते हैं भाई ये फिरका परस्ती का जहर अब इतना घुल गया, इतना घुल गया, अब वो खत्म होने वाला नहीं है। तो मेरे को ऐसा दिख रहा नहीं, बढ़ने वाला है बोल रहे हैं। तो मेरे को तो ऐसा दिखता है कि खत्म होने वाला है ये, क्योंकि अब वो दुनिया पहले की दुनिया नहीं रही। अब हालात बदल रहे हैं, समझना चाहिए। क्या हाल हुआ श्रीलंका में, क्या हाल हुआ नेपाल में, खुद क्या हुआ हाल बांग्लादेश में। यहां मजहब की बात नहीं ला रहा हूं मैं। बिल्कुल। पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान में भी 2 टुकड़े, बांग्लादेश बना, क्यों बना उसके ऊपर देखो। फिर बांग्लादेश जब बना, फिर बांग्लादेश के टुकड़े, मुजीबुर रहमान के तो पूरे खानदान को मारा गया, सिर्फ एक बची थी तो शेख हसीना कुछ वाजिद बोल के, उन्हीं प्राइम मिनिस्टर बनी, फिर उसकी हुक्मरानी खत्म हुई। अब उसके बाद शेख हसीना वाजिद अभी जो अपने इंडिया में पनाह ली हुई है, फिर अब दूसरी हुकूमत चल रही। तो ये जो तब्दीलियां हैं, ये अवाम सच्चाई और बुराई का जब तजिया करते हैं, तो जो अवाम का जब एक इनकलाब आ जाता है, तो ये पूरे बुराइयों का खात्मा होना शुरू हो जाता है। एक सही हुकूमत, ईमानदार हुकूमत, सेकुलर हुकूमत, इंसानियत परस्त हुकूमतें आती हैं, उम्मन होता है ऐसा। तो इंडिया में भी अब इन्हें बोला नाम चेंज करो। मैं बोल रहा हूं इंडिया में जितने भी नाम बदले उससे क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क क्या पड़ा? कुछ तरक्की ज्यादा हो गई? नाम बदलने से तरक्की ज्यादा हो गई? अरे आप प्रयागराज बोल के नाम रखे, क्या नाम है वो मुकाम का? प्रयागराज रखे ना उसको जी। उत्तर प्रदेश का जो नाम है, हाँ मेरे को जहन में नहीं आ रहा, वो नाम ही याद नहीं आ रहा। देखो मुजफ्फरनगर, नहीं, प्रयागराज का जो नाम रखे जी, वो पहले का जो नाम था कुछ और नाम है, वही लोग वो नाम से पुकारते हैं। बॉम्बे का नाम मुंबई रखे, कोई मुंबई बोलता ही नहीं, मुंबई बोलते। तो पुराना नाम नहीं जाता। दूसरी बात, पहली बात तो यह है कि यह हैदराबाद दक्कन नाम क्या आजकल का रखा हुआ है? ये निजाम शाही, आसिफ जाही दौर जो है, मैं तारीख थोड़ी सी बतलाना चाहूंगा आपको जी। बहुत सारे हमारे मुस्लिम नौजवान बच्चों को भी नहीं मालूम है, हमारे हिंदू भाइयों को भी नहीं मालूम है कि आखिर ये हैदराबाद दक्कन कब से चले आ रहा है, इसके हुदूद कहाँ तक थे, इसकी हुकूमत कब, कितने साल ये आसिफ जाही दौर के लोग किए, कितनी ईमानदारी से, सच्चाई से, प्यार मोहब्बत से, बगैर कोई लड़ाई झगड़ा फितना फिसाद के 224 साल हुक्मरानी हुई है आसिफ जाही दौर की। 224 साल, अगर किसी को नहीं मालूम है तो गूगल मार के देख लो, मालूम हो जाएगा। ये जो मीर उस्मान अली खान थे, ये 7वें निजाम थे, समझे आप? तो ये हैदराबाद दक्कन सिर्फ हैदराबाद का नाम नहीं है। हैदराबाद दक्कन के आसपास में महाराष्ट्र के कुछ हल्के भी मौजूद थे, कर्नाटक के हल्के भी मौजूद थे। ये बड़ा वसत अख्तियार करा हुआ था, इसको हैदराबाद दक्कन कहा जाता था जी। तो इसके कई आसिफ जाही दौर के कई हुक्मरान हुकूमत करते करते आखिरी वक्त में जो 1911 से लेके 1948 तक जो हुक्मरानी करे, वो हुक्मरानी मीर उस्मान अली खान, जिसको ये गधा, नाहल, जाहल, अरविंद जो कुछ जुमला जो बोल के उनको खिताब करा, वो अल्फाज बोलने के लिए भी मुझे शर्म आ रही है। इतनी अकीदत एहतराम वाली, दुआएं देने वाली ऐसी शख्सियत मीर उस्मान अली खान की है कि यकीनन अल्लाह उनको जन्नत बख्श अता करे, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। यकीनन वो जन्नत में होंगे, मेरे को यकीन आता है, क्योंकि उनके जो फलाही काम हैं, सब में पहली बात तो है कि इस्लाम का प्याम जो है इंसानियत है, और इंसानियत के प्याम को अगर हैदराबाद दक्कन में सही मजबूत किया है तो मीर उस्मान अली खान ने किया। वो ये कहते थे कि हिंदू और मुसलमान मेरी 2 आंख है। बिल्कुल, आज भी तुम पुराने हिंदू लोगों से पूछो तो वो बोलेंगे कि यकीनन निजाम का दौर ऐसा दौर था, अब हमको ऐसा दौर नहीं मिल सकता। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पड़ोसी ऐसे रहते थे, भाइयों की तरह रहते थे, एक दूसरे की प्लेट में बैठ के खाते थे, एक दूसरे से दुख दर्द बांटते थे, एक दूसरे की जो हर अच्छे बुरे में शामिल रहते थे। ऐसा सुकून वाला दौर था। हालांकि आपको ये मालूम होना चाहिए, अरे अरविंद बिन आरी के लट्ठू, तेरे को तो वो ठोंगा पड़ेंगे, तेरे को मालूम नहीं है, तू समझ रहा है कि आने वाले वक्तों में शायद फिर हुकूमत बीजेपी बनेगी, मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा। अरे मिनिस्टर तो दूर की बात है, मैं लिख ले, मैं बोल दे रहा हूं तो कभी तू एमपी नहीं बन सकता, लिख लो, क्यों? क्या आने वाला दौर कुछ और दौर है।
यकीनन अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके एक ताकत बन के सेकुलर मुल्क बनने वाला है, ताकतवर बन के तरक्की करने वाला मुल्क बनने की तरफ सोच रहा है। हिंदुस्तान का सारा नौजवान, हर मजहब का नौजवान, जंजी जिसे बोल रहे हैं, ये सब तरक्की करने की तरफ मिलजुल के आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो ये जो सोच है 1929 तक खत्म हो जाएंगी, ये सोच का आगे आएगी, काम आएंगी। तो इसका अरविंद का जो सोच है, वो सोच के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस खानदान से आता, इसका पूरा खानदान कांग्रेसी, इसका बाप डी श्रीनिवास कांग्रेस का सदर रह चुका, एमपी रह चुका, मिनिस्टर रह चुका, एमएलए तो अच्छा ही, एमएलए रहा तो मिनिस्टर रहेगा वो नहीं। इसका छोटा बेटा भी, शायद इसका छोटा भाई है, उन्हीं भी कांग्रेस में रह चुका। समझा, तेरी खमीर पूरी कांग्रेस की है, लेकिन तू इधर कैसा बैठ गया, इधर तू कैसा पलट गया, ये मेरे को समझ में नहीं आया। तो निजाम सरकार की जो हुकूमत थी वो चली 37 साल चली जी 1911 से 1948 तक जी। अब अहम बात बतलाऊं मैं आपको, हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत रहने के बावजूद 565 रजवाड़े और ऐसी जो छोटी बादशाह टाइप की रियासतें थी 565, मैसूर में थी, बेंगलुरु में थी, मध्य प्रदेश में थी, कई रियासतों में अपने अपने तौर पे राजा हैं, कई हिंदू राजा हैं चलाए। मैसूर के राजा, उनकी भी हुकूमत थी, बेंगलुरु के, राजस्थान के राजा, अभी वो जो विजय संध्या क्या है, वो भी एक खानदान था। ऐसे कई रियासतें थे, अंग्रेज होने के बावजूद भी अपने तौर पर हुक्मरानी चलाते थे। यहाँ पे हैदराबाद दक्कन में निजाम सरकार हुकूमत चलाते थे, जबकि असल हुक्मरानी कौन कर लेते यहाँ पे, अंग्रेज। अंग्रेजों के दौर में भी यहाँ पे हुक्मरानी चला के यहाँ पे पुरअमन माहौल बना के रखे थे, और पुरअमन माहौल बना के मुल्क को तरक्की की तरफ, यहाँ तक के इन 565 रजवाड़ों में भी सारे हिंदुस्तान में सबसे अमीर तरीन रियासत, सबसे अमीर तरीन शख्स अगर था तो मीर उस्मान अली खान था। अब मीर उस्मान अली खान के मैं क्या क्या कारनामे में चलाऊं, उनकी तरक्की के मनाजिल तय करने की, हदों की मंजिल को पहुंच गए थे। वो इतने काम करे कि सारे हिंदुस्तान में कोई रियासत वैसी तरक्की नहीं की जैसा, और कुर्बानी भी वैसी दिए, लोगों को अत्य भी वैसी दिए। उसकी एक मिसाल मशहूर है, 1965 में पाकिस्तान से जंग हुई थी, हालांकि चीन से नहीं हुई, लेकिन चीन पुष्टपनाही कर रहा था पाकिस्तान की। हम छोटे थे वो टाइम पे, लेकिन वो टाइम का याद है हमारे को, जब रातों का अंधेरा होता था, हम पलंगों के नीचे सोते थे, सायरना कभी बजते थे, करते थे। हमारी जो भी उम्र थी, उम्र के साथ थोड़ा याद है हमारे को। वो भी चीन की भी जंग जो हुई, उसकी भी ये वाक़यात मालूम है हमारे को। तो 1965 में जो जंग हुई, तो अपना मुल्क तो आज़ादी मिल के थोड़े ही साल हुए थे, गुर्बत का शिकार था, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे थे। बिल्कुल। उस वक्त पे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, जो नहायत ही बेहतरीन, ईमानदार, उसूल परस्त, यानी काबिल तरीन बेहतरीन वजीर आजम नेहरू के बाद मिला था शास्त्री साहब थे, जो खाली एक ट्रेन हादसा हुआ तो इस्तीफा दे दिया, सारी दुनिया में मशहूर है। तो वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को जब सब तरफ अपील करे, सारे मुल्क में अपील करे कि मौजूदा हालत में आप अपने अपने तौर पर चंदा दें, अतिया दें, मुल्क को मजबूत करने के लिए, मिलिट्री को ताकत देने के लिए, अपने हालात को सुधारने के लिए, कोई भी हुकूमत करती है, ये हुकूमत अपील करी। तो निजाम सरकार और शास्त्री साहब को निजाम सरकार ने बुलाया। वजीर आजम उस वक्त यहाँ पे आए, आने के बाद 5 टन सोना दिया गया, 11 या 17 संदोखा बोलते, उस संदोखों में 5 टन सोना। किसको बोलते 5 टन सोना? अरे तुम्हारा क्या बोलो, 5 तोले नहीं दे सकते रे तुम लोग? तुम्हारा खानदान कितना दिया, क्या क्या करा, कितने कमाए करोड़ों रुपए, क्या हाल में थे, किराए के घर में रहते थे? नारे अरे अरविंद तुम लोग, क्या हाल था तुम लोगों का? तो निजामाबाद वाले बोलते ना, किसी को कुछ दिए तुम लोग, किसी की मदद करे तुम लोग, खाली हिंदू 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 बोलो, कितने हिंदुओं को फायदा पहुंचाए तुम बोलो। 5 टन जो है सो सोना दिया निजाम सरकार ने, और हर तरह से हिंदुस्तान की तायद करके, हिंदुस्तान की मदद करके, हिंदुस्तान के लिए खड़े रहने का वादा करा, काम करा। अब मैं ये बतलाऊं कि निजाम सरकार की जो यादें हैं उनको कैसा मिटाओगे तुम? नाम बदलेंगे, उस्मानिया दवाखाने का नाम बदल सकते हैं तुम? आज भी वैसा दवाखाना इंडिया में नहीं है कहीं। मैं तो समझता हूँ एशिया में नहीं होगा। वो दवाखाने में अगर आप गए तो कौन से वार्ड से गए थे, किधर से निकलना भूल जाना,
इतने बेड का इतना बड़ा दवाखाना आज वो साल से निजाम के दौर से चला आ रहा, कई हजारों लाखों गरीब वहां पे मुफ्त इलाज पाकर निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। बिल्कुल। उस्मानिया दवाखाना, हाई कोर्ट, उस्मान सागर, अरे खुद तू निजामाबाद में जा रहता बाबा, निजाम सागर कौन बनाए, निजाम शुगर फैक्ट्री कौन बनाए, किसकी है ये, असेंबली किसकी है, काउंसिल जो बनाया गया वो किसका है, कोई किसके दौर में बना, उनका है बोल के तो नहीं, उनके दौर में बना। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क्या दर्जा है मियार तालीम का, और कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। आज भी इंडिया में उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। आप एक रास्ते से तो दूसरे रास्ते तक 2-3 किलोमीटर जाता ना, पूरे लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस है वो, और उसका सारी दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज का रिकॉर्ड देख के आपको नौकरी दी जाती, आपके सर्टिफिकेटों को जो चेक किया जाता, तो नेट पे मार के देखो उस्मानिया यूनिवर्सिटी नंबर 1 रहता। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो तालिब इल्म वहां से हासिल करके आता उसको तरजीह देते हैं बाहर के ममालिक वाले। बिल्कुल। आज भी, अभी मैं परसों देख रहा था 4-6-8 दिन पहले, सारे मुल्कों में इंडिया का क्या मुकाम है तालीमी मेयार में बोल के ये देखा जा रहा था, तो इंडिया का नाम ही नहीं है उसमें। और अगर नाम आता है तो यूनिवर्सिटीज का नाम उस्मानिया यूनिवर्सिटी आता, क्या मिटा देगा तू? यूनिवर्सिटी का नाम मिटा सकता है तू? किस बुनियाद पे मिटाएंगे? वहां से हैदराबाद का नाम बदलेंगे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम निकालेंगे वहां से, कोई नहीं जानेगा फिर वैसा है तो ये बोलने का मतलब, ये उस्मान सागर उनका ही बना हुआ है। आज भी मीठा पानी, हैदराबाद का जो पानी पिया वो उसको पानी लग जाता, बोलते उस्मान अली खान की वो खासियत है, जो पानी पिया मीठा हो जाता, मतलब है कि अखलाक किरदार वाला हो जाता है। इसी मिसाल है, कहा जाता है। और सब में बड़ी बात और बतलाऊं, ये अरविंद तेरे को नहीं मालूम, ये हिंदू इंडोमेंट बोल के जो चल रहा है ना, हिंदू इंडोमेंट बोर्ड बना के हिंदू इंडोमेंट का कानून बनाने वाले उस्मान अली खान है। उस्मान अली खान बनाए कानून जो हिंदू इंडोमेंट बनाकर पूरी मंदिरों की हिफाजत करे वो लोग, और कई बनारस में खुद मंदिर के लिए दिए पैसे। यहाँ जितने भी यहाँ पे आपको गौशाले फला दिख रहे हैं, ये सब निजाम सरकार के दौर के जो सब इनके पैसों के ऊपर इनकी हुकूमतों में चलते थे। कई देवलों को उन्होंने जो है ना, कई चर्चों को उन्होंने जो है सो डोनेशन दिया। और यहाँ तक और एक बात ये भी मैं भी पढ़ रहा था, सुन रहा था, देख रहा था कि मक्का और मदीना में लाइट लगाने के लिए भी निजाम सरकार यहाँ से पैसे भेज के लाइट लगाने का इंतजाम किए। जी बिल्कुल। उनके दौर में करीबन कितने साल, 100 साल के करीब हो रही बात हो, या 9 साल जो भी हो रहा, समझा। तो कैसे कैसे उनके फलाई काम है, उनके नाम से ये जो है ना शहर हैदराबाद है। और ये शहर हैदराबाद 224 साल से शहर हैदराबाद है, इसका नाम हैदराबाद दक्कन है। उससे पहले यहाँ पर कौन थे? इससे पहले कुली कुतुब शाह, जिनका दौर 425 साल हो गए, 25 साल 28 साल कुछ हो रहे। उसके बाद मुगलों ने, औरंगजेब ने किले को फतेह किया, तो औरंगजेब आसिफ जाही दौर से पहले मुगलों का दौर था। मुगलों के पीछे जब देखो मुगलों की कहानी, आई, वो मुगल के बादशाह को गाली देते, मुगल के बादशाह को, अरे ताजमहल की कमाई खा रहे हैं तुम लोग, लाल किले की कमाई खा रहे हैं, सब तुम क्या, सब हम मिलकर खा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। सारे मुगलों की कई इमारतें हैं, तो क्या है वो बड़ा दिल्ली में जो कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, अरे भाई बनाए तो कोई बात नहीं बोल रहा मैं, ये कारनामे है ना, ये काम है। तो फिर मुगल तो यहाँ से इंडिया से निकल के कोई और दूसरे मुल्क में जाके नहीं फायदा करे, दूसरे के मुल्क की हुकूमत नहीं चलाए, यहाँ का पैसा ले आके वहां नहीं दिए, बल्कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने में अहम रोल अदा करने वालों में मुगलों का भी रूल है। बिल्कुल। कुली कुतुब शाह का रूल है, खानदान आसफिया का रूल है, उनके साथ साथ मैसूर के महाराजा का रूल है, और राजस्थान के महाराजा का रूल है, कश्मीर के महाराजा का रूल है, सभी लोगों का रूल है, हिंदू मुसलमान सब मिलके ये मुल्क को जैसे करें। हम कैसा किसी राजा को, किसी बादशाह को गलत बोलेंगे? बुनियादी तौर पे तो हिंदुस्तान को हम एक मान के चलने वाले ही थे ना। तो आसिफ जाही दौर जो रहा एक दरख्शां दौर था। सुना आसिफ जाही दौर में कभी फिसाद हुआ बोल के बोलो? और मैं एक अहम बात बताता हूँ हमारे सुवारी साहब, या आपके नाजरीन को बात मालूम होनी चाहिए, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। आज हमारी खुद की नस्ल, हम जो उर्दू में पैदा हुए, उर्दू में बड़े हुए और उर्दू में पले, आज हमारी नस्ल ही खुद आज उर्दू से नावाकिफ हो गई। लेकिन इसकी ये बात वाकिफ होना चाहिए कि ये निज़ाम के दौर में यहाँ की, जैसे अब कश्मीर में उर्दू सरकारी जबान है, खाली एक ही रियासत है जहाँ पे उर्दू सरकारी जबान है,
और दूसरी रियासतों पे जहाँ पे अक्सर बोलने वाली है तो दूसरी सरकारी जबान है, मगर दूसरी सरकारी जबान के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा, बल्कि उर्दू को मिटाने का काम किया जा रहा। जबकि मैं भी बताऊंगा कि एक जबान किसी मुल्क को जोड़ के रखने में कितना अहम रोल अदा करती है, मैं भी 2 मिनट में बयान करूंगा। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी यहाँ की जो हैदराबाद दक्कन था, ये रियासत की सरकारी जबान उर्दू थी। हमारे हिंदू भाई आज भी उर्दू अखबार पढ़ते हैं, उर्दू लिखते हैं, पढ़ते हैं। उनके नौजवान बच्चों को वो तरबियत दी है तो वो बच्चे भी उर्दू पढ़ते हैं। तो उर्दू में डॉक्टर एम चन्नारेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, जिनका दौर मैं देखा हूं। वो दौर में मेरी एक सियासी जिंदगी मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म पर बहुत मेरी उरूज पर थी। एक लायक अली का एक नाम शहर हैदराबाद में जाना जाता था। मैं बोल के कोई बड़ाई करना नहीं चाह रहा हूँ, मेरी खिदमत ऐसी रही है कि किसी घर में अगर किसी परेशान हाल को देखा तो उसकी परेशान हाली को दूर करे तक खामोश नहीं बैठता था। कोई गिरफ्तार होकर बेकसूर ले जाकर जेल को भेज दिया गया है तो उसको लाके घर में छोड़े तक सुकून से नहीं बैठता था। कोई टक्कर खा के अगर कहीं जख्मी हो गया तो उसकी इलाज करा के घर को लाता था। ये सारी खिदमत में यकीनन मजलिस-ए-इत्तेहाद में रह के सालार मिल्लत की सरपरस्ती में उनकी मदद से बहुत सारे काम किया, ये अपनी जगह है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, उर्दू में MBBS डॉक्टर करके उन्हें चीफ मिनिस्टर बना चन्नारेड्डी। बिल्कुल। तो उर्दू में होती है। अब देखो, आप रशिया में अगर आप गए तो रशियन लैंग्वेज सीख के बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं अपने। चाइना में गए तो चाइनीज जबान सीख के आपको जो है ना डॉक्टरी जो भी पढ़ना है वो जबान सीखना पड़ता। आप जर्मन गए तो जर्मनी लैंग्वेज सीखना पड़ता। तो कई हमारे हिंदू भाई लड़के, हिंदू भाइयों के लड़के, खुद हमारे लड़के जो भी वो मुल्कों को जाते हैं तो वो लैंग्वेज सीख के जो है वहां की डिग्री हासिल करके आते हैं। तो यहाँ उर्दू सीखने में बुरी क्या बात है। और एक बात, किसी भी मुल्क में, जैसा कि हमारे मुल्क में भाई 35 रियासतें जो भी है, हर जगह की रियासत की एक अलग अलग जबान है, जिसमें जो अहम जबानें हैं जिसका जिक्र जो नोटों में है, अपने नोट में उतनी जबानें हैं, वो कितने हैं मेरे को पूरा नहीं मालूम, लेकिन जितने भी करीबन 10-12 से ज्यादा जबानें हैं उसमें लिखी हुई है। तो कई जबानें हमारे इंडिया में बोली जाती। अगर हम मरकजी एक हिंदी लैंग्वेज नहीं होती, और हिंदी और उर्दू का रिश्ता बहन भाई का है, दोनों बहन अच्छे समझिए। अगर कोई हिंदी जानता है तो उर्दू के करीब रहता है, और उर्दू जानता है तो हिंदी के करीब रहता है। तो गोया मुल्क को मुत्तहिद करने में, मुल्क को तरक्की दिलाने में, मुल्क के भाईचारा को एक दूसरे से जोड़ने में ये दो जबानें बड़ा अहम रोल अदा करी। बिल्कुल, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। जो अच्छा है, आपको समझाना है तो लैंग्वेज एक दूसरे की समझना जरूरी है। भाई वजीर आजम नरेंद्र मोदी सब अपने डंके पीट रहे, फला कर रहे हैं, लेकिन कई महाजों पे नाकाम हो चुके, खासकर खारिजा पॉलिसी तो कुप्पा हो गई। सब देख रहे हैं कि अब अमेरिका कैसा कर रहा है हमारे साथ, रशिया का क्या रूल है। अभी आज ही मालूम हुआ मेरे को, चाइना इतना दुश्मन मुल्क है, चाइना से कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े अहम लीडर आके RSS के क्या बीजेपी के ऑफिस को आके मुलाकात करेंगे थे। ये सब सारी चीजें चल रही। आप वैसे वैसे कट्टर दुश्मनों को अपना दोस्त बना रहे हैं, लेकिन हम जब दोस्त बन के बैठे हुए तो हमारी जबान को मिटा दे रहे हैं आप। अरे ये जबान मुल्क को जोड़ी। देखिए भाई, मैं मिसाल देता हूं, अगर मैं तमिलनाडु गया तो मैं या तो तमिल में बात करना या इंग्लिश में बात करना। अब इंग्लिश नहीं आई, तमिल नहीं आई, तो आप अपना माफी समझ ही नहीं सकते। बिल्कुल। इसीलिए ये सारी चीजों के हालात को देखते हुए वो टाइम पे गांधी जी की क़यादत में जो हिंदुस्तान हासिल करे, लोग मुख्तलिफ बातें बोलते हैं, मैं तो गांधी जी को मानने वाला हूँ, क्योंकि गांधी जी ही की वजह से करोड़ों लाखों लोग जमा हुए, जो मार्च हुए, जो रैलियां निकले, जो धरने हुए, जो गड़बड़ी, जो पूरी मुल्क को मुत्तहिद करने में, सब में अहम रोल, सब में पहला नंबर रोल महात्मा गांधी का है। बिल्कुल। महात्मा गांधी के पीछे भाई बाबा साहब अम्बेडकर कानून बनाए, यकीनन बनाए। वो कमेटी जो कानून बनाएगी, कमेटी जो बनाए, जिसका चेयरमैन बाबा साहब को बनाए, तो चेयरमैन बनाने के लिए सिफारिश कौन करे? गांधी जी करे। जो भी कानून में मशवरे दिए गांधी जी दिए। यकीनन अम्बेडकर के बहुत अहम मशवरे उसमें शामिल है, उनका भी बहुत अहम किरदार है, लेकिन गांधी को नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। तो गांधी जी, नेहरू जी, शास्त्री जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऐसे बड़े बड़े कैसे सियासतदान, कैसे लीडर, कैसे मुहिब वतन लोग थे ये, कैसे मुल्क से इनको मोहब्बत था, कितनी जेलें ये लोग काटे, कितने इनके खानदान के लोग, इनके लोग कितनी मुसीबतें परेशानी नहीं उठाए, कितने लोग शहीद नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद इनका जज्बा ऐसा था बोल के ही तो सारे मुल्क को जोड़ने के लिए एक जबान का नारा जो दिए वो हिंदी बनाए। क्यों बनाए? जबानें जोड़ती है। आज हिंदी में हम एक दूसरे की बात बोल रहे हैं, गाने हिंदी में होने की वजह से, उर्दू में होने की वजह से जंगों में नारा जो चला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, फला फला जो जो भी नारे लगे, ये हिंदी में लगे।
बिल्कुल भाई रियासती जबानों को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, वो भी जबान होना जरूरी है, हमको भी सीखना चाहिए, लेकिन मरकजी, मैं एक मिसाल दूंगा, जी उर्दू से जो दुश्मनी का मामला है वो दुश्मनी ये है, आप जितने भी फिल्मी गाने सुनेंगे आप पूरे उर्दू में रहते हो, बोलते क्या, हिंदी सॉन्ग, बिल्कुल हिंदी फिल्म, अगर हिंदी में गाना गाए ना तो गाने का जनाजा निकल जाता। मैं हिंदी को पूरी नहीं बोल रहा हूँ, वो गाने के जो माफी जमीर बयान कर रहे हैं आप, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा बोल के गाना है, आप हिंदी में गाओ, पूरा गाना गाओ, जनाजा निकल जाता, वादा जाके क्या हो जाता हूँ। मैं हिंदी को नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी के कवि भी अच्छे लोग हैं, हिंदी भी एक अच्छी मीठी जबान है, लेकिन उर्दू जितनी मीठी जबान है शायद ही कोई जबान है, मैं चैलेंज बोल रहा हूँ। बिल्कुल तो उर्दू का मसला ऐसा है। तो मैं ये बोल रहा था, ये बिन आरी का लट्ठू है, ये नहीं, मैं अरविंद तेरे को खुद समझाना चाह रहा हूँ, देख बाबा, तू ये जो काम कर रहा मैं इसलिए कर रहा कि आइंदा में कुछ वजीर आजम को, मैंने कुछ वजीर आजम नरेंद्र मोदी बनेंगे, मैं कैबिनेट में जाऊंगा, किशन रेड्डी चले गया, वो फलां चले गए, वो ऑटो वाला है ना, को उनके अपने पास एक मिनिस्टर बन गया, देखो अपना बीजेपी का सदर है बना था, देखो हाँ हाँ ऑटो वाला है कहते उन्हीं, बहरहाल जो भी है बहरहाल, जी तो वो मिनिस्टर बन जाते भाई, ये मुकद्दर की बात है उनकी। अब ऑटो वाले भी बन गए, बस मिस्त्रियां बन गए, बस काम करने वाले बन गए, मुख्तलिफ लोग बन गए, तो इन्हीं भी वैसे बनने के चक्कर में गाली दे रहा। भाई आने वाला दौर ये नहीं है, आने वाला दौर अच्छे लोगों की कदर करने वाला आ रहा। जी मैं इसको मशवरा दूंगा अरविंद को कि तू जो भी काम कर, सेकुलरिज्म को पेश नजर रखे, इंसानियत को पेश नजर रख के काम कर। तू हिंदुओं का नारा दे रहा, तू निजामाबाद में बता, तू खुद कितने हिंदुओं को रोजगार दिलाया, तू खुद कितने हिंदुओं को मकान रहने के लिए नहीं थे मकान दिलाया, बिल्कुल तू खुद बता कितने लोगों को, हिंदू लोगों को पट्टे दिलाया, तू खुद बता कितने लोगों को बैंक से लोन दिलाया, तू खुद बता कितने लोगों को व्हाइट राशन कार्ड तू दिलाया, तू खुद बता कितने लोगों को आरोग्यश्री के तहत पे इलाज कराया, कितने लोग परेशान हाल मुसीबत ज़्यादा है, कभी तू जाके देखा उनको, क्या आप सूरत लेके जाएंगा। अरे और एक बात, कोई भी मजहब का आदमी रहने दो, हर किसी को ये बात का यकीन है कि मुझे मरने के बाद अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने गाड को, अपने अल्लाह को जवाब देना है, और दुनिया में अच्छे काम का अच्छा सिला मिलने वाला है, बुरे काम का बुरा सिला मिलने वाला है। क्यों तो जहन में रखते तुम लोग, ये बीजेपी वाले बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या तुम जो ईश्वर गाड भगवान जो बोल रहे हैं, क्या तुम इनको मानते नहीं? क्या स्वर्ग और नर्क तुमको मालूम नहीं है? अरे मुसलमान इसलिए डरता है अल्लाह के रसूल से कि अच्छा काम करेंगे तो जन्नत मिलने वाली है, नहीं अगर बुरा काम करेंगे तो दोजख मिलेंगी, तो दोजख से डर होता है हमको। बिल्कुल हाँ, एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल करा दिया गया, तो वो एक इंसान, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई हो, इंसान अगर है, आप इंसान को अगर आप कत्ल कर दिए तो आप जहन्नुम हो गई आपको। ये नहीं पूछा जाएगा हिंदू को मारा अच्छा करा, नहीं नहीं, बेकसूर को किसी को भी मारना गुनाह है हमारे पास। बिल्कुल आपके पास भी ऐसी है, कौन से भगवान, कौन सा मजहब नहीं सिखाया इंसानियत बोला? तो मैं ये इसको बोल रहा हूँ, ये इसका नाम ही रख दिया मैं, बिन आरी का लट्ठू। देखो आप वो जो लट्ठुआ रहते ना, आरी को रस्सी लपट के अगर अपन करे तो तेज फिरता, नहीं है तो क्या करता हो, लट्ठू नहीं फिरता तो लोग क्या करते, ठोंगा मारना शुरू कर देते। तो अब अगर इन्हें ये अपनी रविश को बदल लेंगे तो इसका आने वाला फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अब एक सवाल ये है, जैसा कि अरविंद ने जो एमपी है बीजेपी के, उन्होंने नाजेबाज अल्फाज इस्तेमाल किए, क्योंकि कांग्रेस एक सेकुलर जमात कहलाती है और तेलंगाना में बरसर इख्तिदार है, तो कांग्रेस की तरफ से इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आता। देखिए भाई, मैं एक बात बोलूँगा आपको जी, कांग्रेस यकीनन सेकुलर पार्टी है, सेकुलर जमात है, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में बड़ा अहम रोल रहा है, और पाकिस्तान के हिंदुस्तान जो हासिल करने में जो अहम रोल गांधी खानदान का जो भी रहा है, वो कांग्रेस के असल नज़रियात से थोड़ी नई नस्ल नावाकिफ़ है, और नई नस्ल थोड़ी अलग हट के चल रही है कांग्रेस में भी। तो कांग्रेस में भी दो धड़े हो गए हैं, और उनको फिक्र क्या हो गई कि अगर हम ज़रा सही बात बोलना शुरू करेंगे, मुसलमानों की तायद करेंगे, मुसलमानों के बारे में हक़ इंसाफ की बात करके हम उनको हक़ दिलाएंगे, तो हमारे को हिंदू लोग वोट नहीं देंगे, हिंदू लोग हमारे मुखालिफ हो जाएंगे। जैसा कि अब पंचायत राज के इलेक्शन हो रहे हैं ना, अब म्यूनसिपलिटीज़ के इलेक्शन हो रहे हैं, कितने मुसलमानों को दे रहे हैं? अभी तक चीफ मिनिस्टर की ज़बान पे अल्फाज नहीं आया। बैकवर्ड क्लास में शामिल करें हमारे को, बैकवर्ड क्लास में शामिल करके कितने की परसेंट, आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन रख दिए, फला करें। आप अभी तक ज़बान से खुला नहीं बोले कि वो रिजर्वेशन में मुसलमान कितने % है, हमारी आबादी के हिसाब से देंगे। आप बोले हमारी आबादी भी आपके हिसाब में आ गया, 14-15% हमारा जो भी आ गया आया, लेकिन उतने % से हमारे को टिकट दे रहे नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को एक डर खौफ ये हो गया है
क्या मुसलमान हमको क्या बोल रहे हैं आजकल, माइनॉरिटी पे नहीं बोल रहे, अल्पसंख्यक कहते हैं, नया ढूंढ के लाए। हमारे राहुल गांधी साहब भी बोल रहे हैं, हमारे राहुल गांधी साहब, आपको मैं बहुत बेइंतहा इज्जत और कदर करता हूं, आपके कई पोस्ट में लोगों को डालता हूं व्हाट्सएप में, ईमानदारी की बात, क्योंकि आप एक नौजवान बेहतरीन वर्ल्ड सेकुलर बेहतरीन लीडर है, और बेहतरीन तुम माँ बेटे दोनों मिलकर बहुत बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं। मैं बोलने के लिए मैं बिल्कुल अपने को वो नहीं समझूंगा कि मैं फलां जमात से वाकिफ हूँ, मगर बात क्यों बोल रहा हूँ, मगर जो हकीकत है मेरा दिल तड़प रहा है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप भी माइनॉरिटी और मुसलमान बोल के नाम ही नहीं लेते, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक एक नया जुमला क्या निकाले तुम, बोलो ना। हिंदुस्तान में मुसलमान है, उनका भी हक है, बल्कि इतने लोगों के नाम लेते, एक मुसलमान का कौमी सतह पे नाम नहीं लेते। मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं बोलते आप, सारे लीडरों का नाम सुनाते, और अबुल कलाम आजाद या मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और बड़े फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन साहब, अबुल कलाम आजाद, ये सब जैसे कई लोगों की कुर्बानियां और काम है, इनका नाम जबान पे नहीं आता। आप जब भी है सबका बोलो भाई, वो हिंदू लीडर भी बड़ी सब कुर्बानियां देके मुल्क हासिल करें अपन सब मिलके, तो हमारे को नजरअंदाज करते। तो कांग्रेस में ऐसा है, यहाँ पे मैं इसको ऐसा दिखता है कि रेवंत रेड्डी साहब दो घोड़े की सवारी चल रही, समझे, जो घोड़ा उनको तेज लेके जाता है उसमें बढ़ जाते हो, देख लिया कि अरे इधर जोर, इधर मुसलमानों का ज्यादा दिख रहा, ये घोड़े पे बैठे तो तेज ले जाता, इधर बैठ के इधर की बातें करते, उधर के घोड़ा ले आ रहा उधर की बात कर रहे हैं, ऐसे ही चल रहा। कहाँ है आप बोलो आप ये। अच्छा, और एक बात, एक चीज क्या बता दी है, कांग्रेस में ये दौर आ गया, कांग्रेस के जो मुस्लिम लीडर्स है या और दीगर सेकुलर पार्टियों में जो मुस्लिम लीडर्स है, मैं उनको ये बात मशवरा देना चाहता हूँ, ये बात मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर हमारा मसला जब आ गया, हमारे लिए कोई लोग बीजेपी के लोग होने दो या कोई फिरका परस्त बजरंग दल रहने दो, या जो भी हिंदू महासभा फला फला है, जो भी लोग हम जहर अफशानी करते हैं, जो गलत बयान देते हैं, हमारी इस्लाम को मजहब को गाली गलौज करते हैं, हमारे मजहबी मामला पे कीचड़ उछालते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, तो इन सब मुतालिक बोलने के लिए हमको छोड़ दिया जाता, आगे बढ़ा दिया जाता। मुसलमान लीडरशिप ही जाना, नुमाइंदगी करना, मुसलमान लीडरशिप ही जाना, बयान देना, क्यों भाई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? वोट लेने के लिए आके यहाँ पे पड़े, अब अजहरुद्दीन को जिताने गए थे, बहुत फिरे, वो सिक्योरिज्म का मुजाहरा करे, वो तखीरा करे, फिर भाई हमारे मसलों को भी बात करने के लिए जाना ना। अभी तक गुट्टाला बेगम पेट की 90 एकड़ कुछ जमीन के मामला चल रहा, खाली मुस्लिम लीडर साहब, वो फहीम कुरैशी साहब बेचारे जो चीफ मिनिस्टर के करीबी आदमी है, बड़ा नेक नफ्स दिखते हैं मेरे को, शरीफुल नफ्स आदमी दिखते, अच्छी अच्छी दो टोक बातें बोलते, अच्छा सरगर्मी से काम कर रहे हैं, नहीं बोल के नहीं, मगर क्या तुम लोग ही लगे अब? कौन है भाई? फहीम कुरैशी, अजहरुद्दीन, मोहम्मद अली शब्बीर, ये है क्या ये लोग? ये खाली इख्तिदार के परिस्थिति है। ये लोग क्या कर रहे हैं? मोहम्मद अली शब्बीर लाना होम मिनिस्टर को, आपके चीफ मिनिस्टर को, गुत्ताला बेगम पेट 2 दिन में कब्जा ले सकते पूरे गिरा के, मस्जिद इलाही के बाद देखे ना रात तो रात गिरा डाले पूरे, गैर कानूनी है बोल के। क्यों ये गैर कानूनी नहीं दिख रहे गुत्ताला बेगम पेट पे? क्या आंखों में पट्टी पड़ गई तुमकी? अरे छोड़ो भाई, ये लोग असल में मुस्लिम लीडरशिप गरजमंद हो गई है, पौधों की लालच हो गई है, ये लालच भरे लोग हो गए हैं। जाके बोले तो मेरी सीट चल जाती, जाके बोले तो नजर में आ जाता हूं, नेक्स्ट टाइम पे मेरे को एक्सटेंशन नहीं मिलता, नेक्स्ट टाइम पे मेरे को ओहदा नहीं मिलता, मेरे को इज्जत नहीं मिलती। अरे इज्जत तुम कौम में हासिल करो, इज्जत तुम अवाम में हासिल करो, अवाम को लेकर खड़े रह जाओ, देखो तुम्हारी इज्जत के पीछे कैसे लोग फिरेंगे। अरे कोई बात ही नहीं कर रहा, जाके बात करे लोग। खुद इन आपके अखिलती बहबूद के मिनिस्टर बने अजहरुद्दीन साहब, खितों को जाके बात करे भाई वक्फ बोर्ड का क्या हाल हो गया, एक खिलौना बना हुआ है। अरे भाई सब चले गया, चमचा बच गया, मिसाल बोलो मैं, पूरे दस्तरखान पे से पूरे चले जाके चमचा बचा। ये चमचे की भी हिफाजत नहीं कर लेते तुम लोग। जितनी जायदादें बची हुई है, जितनी जायदादों से हम तुम लोग खुद खा रहे हैं, पी रहे, फिर रहे ना गाड़ियों में बैठ के, वो भी खत्म कर लेते। अब उसके लिए भी लड़ ले रहे आपस में। क्या कौन कौन अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे तुम लोग? वक्फ बोर्ड के जो मेंबरों को बनाया गया है, बड़ी बात नहीं बोलो, मेरे को ओहदा नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जैसा जहन रखने वाला एक मेंबर भी काफी है वक्फ बोर्ड को। मेरे को बनाओ, मैं बनाने की नहीं दे रहा हूं, चिंदा करके फेंक डालूंगा एक एक को, लायक है को कुछ नहीं चाहिए, मेरा घर में तो लुटा डालूंगा मैं, जो है सब अल्लाह का, जाएगा अल्लाह का, रहेगा अल्लाह का। अरे गरज की कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है? कैसे कैसे बड़े बड़े लोग, काबिल तरीन लोग वक्फ बोर्ड के मेंबर है, इतने मेंबर हम बैठ के वहां पे क्या कर रहे हैं तमाशा, रोज अखबार में छप रहा। अरे जाके बात नहीं करो, अखिलती बहबूद के मिनिस्टर से बात करो। अब तो अखिलती बहबूद बन गया अजहरुद्दीन साहब, इन्हें क्या बात करेंगे बैगन पकड़ के?
इन बात करे तो आपके एमएलसी ने बना अभी तक में, वो भी चल जाएंगी बोलकर डरने वाले लोग हैं ये। इनको तो मालूम है क्या, ये मजे लूट के जिंदगी गुजारने वाले लोग, इनको लोगों का दर्द मालूम ना, दुख मालूम ना, परेशानी मालूम ना कभी देखे। स्टार बन गए, स्टार बनने के बाद फिर चल गए, स्टार लग गए उनके, स्टार की वजह से बन गए। मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मगर ना तजुर्बेकार मिनिस्टर है वो, लिख लो मेरी बात। नहीं तो जाके मसाइल के ऊपर बात करते चीफ मिनिस्टर से, एक मेमोरेंडम बना के जाओ ना। पूरे मुसलमान अभी तक अखिलेती कमीशन को नहीं बना, उर्दू अकेडमी को बजट नहीं आ रहा, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को बजट नहीं आ रहा, वक्फ बोर्ड के नहीं आ रहा, खुद आपकी हज कमेटी को नहीं आ रहा। क्यों तुम लोग पूरे लोग कह के चुड़िया पहन के खाली बोल आईने चमकने वाली लाइट लगा के आवाज वाली सायरन वाली गाड़ी में बैठ के फिरने के शौक है तुम लोगों को? तुम लोग 5-6-8 आदमी मिलके एक मेमोरेंडम बनाओ, बना के बोले साहब ये बजट है, ये वक्फ बोर्ड को इतना होना चाहिए, उर्दू अकेडमी को इतना होना चाहिए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को इतना होना चाहिए, अनिसुल गुरबा को इतना होना चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन नहीं बना इसको बनाना चाहिए, मुसलमान लोगों को किसी को भी कोई कॉर्पोरेशन में उसमें उहदा नहीं दिए, इनको ये कॉर्पोरेशन में ये उहदे देना चाहिए, ये बल्दिया के जो इलेक्शन हो रहे हैं, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें इतने फीसद हमारे को टिकट देना चाहिए साहब, ये आप करिए, कमेटी बनाइए, कमेटी में हम लोगों को भी रखिए, फैसले करके आप करेंगे तो आप यकीनन आइंदा कई सालों तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करेंगे बोल के उनके दिमाग में बैठाओ, जाके डंके की चोट पर बात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलो कि हम जाके ऐसी बात करके चीफ मिनिस्टर को बोल के आए हैं और हम राहुल गांधी से टाइम लिए हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने जाके बोलेंगे, बोलो ये तुम्हारा काम है, अगर तुम काम करेंगे तो मैं तुमको बहादुर समझूंगा, वरना तुम लोग खाली खुद गरज मफाद परस्त लोग हैं, तुम लोग मुसलमानों की खिदमत नहीं करे, तुम अपने आप को रोशनास करा के खूब कमाने के लिए बैठे हैं वहां पर। खुद बोल दिया ना आप, इससे पहले के साबिक चेयरमैन साहब वो कह की थे ना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डीआरएस के बीआरएस के, अरे भाईरी गंगा यारो धोलो, कहाँ का लगा है कोई नहीं पूछता बाबा, हाँ गाली गलौज करके बोले, हकीकत जबान से निकल गया उनके, सब ना भाईरी गंगा हाथ धो लो, हाथ धोने के लिए भाईरी गंगा नहीं, भाईरी उस्मान सागर, गंगा को कहते देते हम लोग धन का, वहां गंगा में कहाँ धोते, यहाँ उस्मान सागर में धो रहे हाथ, उतना ही होगा ना भाई। मेरा दिल जल रहा तो एक जोश में आ जा रहा हूं मैं, बिल्कुल ये कहाँ चली गई ईमानदारी? एक इंसान को जिंदगी में जीने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा है 2 लुक़मे ही काफी है, बिल्कुल 2 लुक़मे ही काफी है। एक बड़े खुशी हुई हमारे हज कमेटी के सदर नशीन साहब जो दावत करे एक बिरयानी पे और क्या हलीम उलीम थी शायद, बस खत्म, सादी सीधी दावत करे, बहुत सारे लोगों को बुलाए, उतने लोगों को बुलाना जरूरत नहीं था, नको जाओ हम नूमत में हमारे सज्जादे साहब, आपका नाम बहुत बड़ा है, बियाबानी साहब की दरगाह के आप सज्जादे हैं, कितने हजार को बुलाते हैं आप, जितने हजार बनाए उतना बड़ा रुतबा समझ रहे हैं क्या? रुतबा नहीं है आपका, रुतबा कहीं को बड़ा, आप खाना सादा सीधा खिलाए, और यकीनन आप शरीफुल नफ्स आदमी हैं, बड़े अखलाक किरदार वाले लोग हैं। मैं जो किरदार है वो किरदार की तारीफ करूंगा, मगर भाई आप लोगों के किरदार लेके हम धोखे पीएंगे? आपका किरदार बताना है तो चीफ मिनिस्टर के जाओ, अगर आप ईमानदार है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन क्या नाम है, अजमतुल्ला हुसैनी, अभी भी तुम नायब सदर बनने की चक्कर में लगे, तुम्हारे साथ क्या इंसाफ हो रहा है देख रहे तुम? क्यों ले रहे तुम ओहदे के पीछे, क्यों फिर रहे, भाग रहे, जाके कांग्रेस की इलेक्शन की कैंपेन का काम चला रहे, वक्फ बोर्ड में रह रहे हैं आप? अरे सोचो सोचो, अरे अब्दुल्ला कोतवाल को क्या की बना दिए, वो बेचारे तो कुछ समझ में नहीं आता किधर आ रहे किधर जा रहे। अरे ऐसे लोगों का कांग्रेस दे रही भाई, ऐसे लोगों को रख रही, हर पार्टी है चारी, जितना मुरीद रहा मेरा, जितना गुलाम रहा मेरा, उसको देके लेके चलो, अपनी लीडरी चल रही, बिल्कुल। तो बहरहाल मैं ये कमीना, जो मैं कमीना बोलूंगा, उन जब हमारे निजाम को ऐसे जो भाई हैदराबाद में क्या क्या इमारतें नहीं बनाई गई, बिल्कुल कैसी कैसी इमारतें नहीं, ये भूलिए आप, ये बिल्कुल क्या। और जो ड्रेनेज सिस्टम, जो जेर जमीन जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया, अंडरग्राउंड ड्रेनेज हिंदुस्तान में अपने पास नंबर 1 की ड्रेनेज अगर थी तो निजाम के दौर में थी। वही ड्रेनेज सिस्टम अपना इंडिया में, अब हैदराबाद में जो बढ़ के चौथी तरफ फैल रहा ना, वो निजाम की देन है, वरना आज तू निजामाबाद में भी तेरे अभी नहीं आई पूरी, तुम लोगों के सामने भी, घर के सामने से नाले बहते, नारे अरविंद क्या कर रहा तू? अरे निजाम सरकार का नाम लेके निकल, तो ड्रेनेज भी सीधे हो जाती तेरे पास की, बिल्कुल। बहरहाल मेरे को बहुत दुख तकलीफ हुई, मैं अरविंद को कहना चाहूंगा वो कि देख बाप बेटा, तेरे खानदान जो है ना कांग्रेस से ताल्लुक रहा, तेरा बाप भी एक अच्छा तरीके से काम करा, कांग्रेस में रह के काम करा, तेरे खानदान का एक नाम है निजामाबाद में, उसको रख लेना है, तेरी ईमानदारी को रख लेना है, तो तू ये रविश बदल दे। मैं तो बोलता हूँ रविश ने तू पार्टी भी बदल दे तो तेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाला दौर बीजेपी का बदतरीन दौर है। लिख लो मेरी बात, लिख लो मेरी बात, लिख के दे रहा हूं मैं आपको। लोग बोल रहे हैं ढंडोरा पीट रहे हैं,
देखो कल तक मैं बैनुल अक़वामी सियासत पे 1 मिनट बोलना चाहूंगा। एक 8-15 दिन तक का ये बात चल रही थी कि भाई अब ईरान में पूरा तख्ता पलट गया, अवाम पूरे निकल गए रोडों पे, ऐसे पूरे जुलूस निकल रहे हैं, 33 रियासतों में निकल गए, अवाम का एक अज़दाम हो गया, अब अमेरिका हमला करने वाला है, अब ऐसा करने वाला है, फलां करने वाला है। कोई ये नहीं बोला कि भाई 1 साल तक फ़लस्तीन में इतना जुल्म और सितम ढाया गया, 1 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया, उनकी आबादियों को, उनके पूरे मुल्क को उजाड़ दिया गया, लेकिन अमेरिका को नहीं दिखा। लेकिन ईरान का जब मामला खाली अभी एहतजाज चल रहा तो कोई अमेरिका को बोलने को तैयार नहीं, हमारे मुल्क से भी कुछ आवाज नहीं उठी। लेकिन लोग ये नहीं समझे कि अब इसके बाद का अच्छा ही रहती। चुनाचे अब 2 दिन पहले क्या हुआ, सारे ईरान के 80-90% लोग खमीनी की ताईद में बाहर निकल गए। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज था। कहते 5 करोड़ लोग निकले गए थे, 5 करोड़। मैं टीवी में देख के बोल रहा हूँ, मेरे को क्या मालूम भाई, जो चीजें चल रही है, जो चीजें हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ देख के बोलते हैं। 5 करोड़ लोग, देखो आप कैसा तख्ता पलटा सच्चाई का। 5 करोड़ लोग निकल के बोले नहीं यही हुकूमत है ना, हाथ में उसकी फोटो लेके निकले। तो ये भी लिख लो मेरी बात, आने वाले वक्तों में कौन सी पार्टी क्या बनाएंगी, कौन हुकूमत बनाएंगे, ये मेरे को नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि आने वाला दौर हिंदुस्तान का दरख्शां दौर रहेगा। सेकुलर लोग, अच्छे लोग हुक्मरानी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। अब बिल्कुल सफाया होगा। क्यों कि जो हिंदू नौजवान नस्ल आ गई है, आप देख रहे हैं कोई यूट्यूब चैनल ऐसा बताओ जो बीजेपी की तारीफ कर रहा। जितने वो रवीश कुमार तो नंबर 1 है, दीपक शर्मा है, डीबी लाइव वाले, डीबी लाइव है, अभिषाद शर्मा है, कितने जितने भी है, कैसे कैसे इनके पैनलिस्ट जो बैठते हैं, वो पैनलिस्ट को देखने के बाद तो मेरा दिल बोलता अल्लाह ऐसे लोगों को सेंट्रल हुकूमत में कायम करके मिनिस्टर बना दो अल्लाह। हिंदुस्तान एक अच्छे रास्ते पे चलेगा। हम भी चाह रहे हैं, हिंदू भी चाह रहे हैं। कितने हिंदू लोग हैं भाई, करोड़ों करोड़ों हैं, और कितने काबिल, कितने प्यार भरे, कितने मोहब्बत भरे लोग हैं। फिल्म इंडस्ट्री की मिसाल ले लो, फिल्म इंडस्ट्री में चंद है छोड़ के बाकी सब कितने प्यार मोहब्बत वाले हैं, कितने अच्छे वाले हैं। बहरहाल मैं हिंदुस्तान के सारे सेकुलर अवाम को सलाम पेश करता हूँ। आइंदा अपनी जद्दोजहद सेकुलरिज्म के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हर मजहब के मिलके हिंदुस्तान को तरक्की देने के लिए अज़्म करके काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो बहरहाल आप, और क्या आपका चैनल को तो बड़ा लंबा हो गया शायद मेरा इंटरव्यू, अब आप स्टार्ट कर लीजिए। मेरा मसला ऐसा है, मैं जब बोलने को बैठता हूँ तो मेरे मामला रुकते नहीं है। तो मैं ये बोल रहा था कि 224 साल हुक्मरानी चलाए, 565 रजवाड़े थे, उन सब में बेहतरीन रजवाड़ा जो रियासत थी वो आसिफ जाही दौर की थी। सब में ज्यादा फिल्म, अरे तू उनकी जूती को नहीं पहुंच सकता। उनका एक पेपर वेट, करोड़ों रुपए का पेपर वेट रहता था, तो आज उनको गधे बोलता है। एक बोलने के लिए भी शर्म आ रही। हाँ, अरे तू तेरी हैसियत क्या है, तू हालत को देख ले तेरी, तू कैसा दिख रहा है, तेरे को देखने से वो मालूम हो रहा। तो बहरहाल आइंदा से इस किस्म के बयान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मैं मशवरा देता हूँ कि ये मौका अच्छा है, अब आप सेकुलरिज्म के रास्ते की तरफ लौट जाओ। आने वाला दौर एक सब मिलजुल के मुल्क को तरक्की दिलाने वाला, हुकूमत बनने वाला दौर दिख रहा है, मेरे को ऐसा नजर आ रहा है। और उसकी मिसाल मैं समझता हूँ शायद बॉम्बे के इलेक्शन में भी मैं को ऐसा दिखता है कि कुछ सेकुलर ताकतें शायद मजबूत होंगी, ऐसा दिखता है मेरे को। और बंगाल के भी इलेक्शन हो रहे हैं, शायद वहाँ पे भी सेकुलर ताकतें मजबूत होंगी या ऐसा। और हम तो सेकुलर ताकतों को तायद वाली बात करेंगे, हम तो मिलजुल के रहने वाली बात को तायद करेंगे। और आप सिद्दीकी चैनल का मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ। हमारे सुभान साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ऐसे सुलगते हुए मसाइल के लिए मुझसे आके मेरी राय तलब करते हैं। मैं एक मामूली आदमी हूँ, लेकिन सारे हालात पे गहरी नज़र रखता हूँ। वो गहरी नज़र रखते हुए मैं जो है ना, यानी अपने मफाद को वहाँ से बाजू से हटा देता हूँ, अपनी गरज को बाजू हटा के ईमानदारी से गुफ्तगू करता हूँ। बिल्कुल, हाँ बोलिए। तो ये एक अहम मौजू पे तफसीली और बेबाखाना अंदाज से गुफ्तगू आप समाअत फरमा रहे थे। हमारे नाज़रीन से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने कमेंट्स के ज़रिए ये प्रोग्राम कैसा लगा और हमारी बातचीत कैसी लगी, क्या आपको ये पसंद आया, तो अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर हमारी हिम्मत अफजाई करिए। और भी इसी तरह के बयानात सुनने के लिए और भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो करिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, ताकि अहम तरीन ख़बरें और अहम तरीन गुफ्तगू आप तक पहुँच सके। मैं लायक अली साहब का फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह किसी एक और मौके पे आपसे बात करेंगे। जी, मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को, जितने लोग भी सुन रहे हैं, जो भी मज़हब के लोग सुन रहे हैं, मेरे बोलने में कुछ
ज्यादती हो गई, कुछ गलती हो गई तो मैं आपसे माजरत खा हूँ। मैं बड़ा जज्बाती आदमी हूँ, हक़ाइक़ और सच्चाई को बगैर सोचे के बोलता हूँ। मैं लाइव भी ऐसी करता हूँ, रेडियो रिकॉर्डिंग भी ऐसी करता हूँ। तो मेरे से अगर कुछ गलती हो गई है, कुछ कोताही हो गई है, तो मैं आपसे माजरत खा हूँ। मेरी गलती को नज़रअंदाज करके सुनिए आप मेरी बातों को। बिल्कुल इंशाल्लाह। हाँ, जी, राइट, खुदा हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।